राम राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज ही जो एक मेल है उसके बारे में। जो भी जीरोधा के यूज़र्स होंगे उनको आज एक मेल आया होगा जीरोधा की तरफ से, जिसका जो टाइटल है वो है डाबर हैज़ ए वॉर चेस्ट टू री राइट इट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं बता दूँ आपको, ये मेल टोटल 6 पेज का है। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं और जिन लोगों के पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है इतना, उनको ये वाली पूरी स्टोरी मैं अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मिनट में पूरा कवर करके बताने वाला हूँ। अब आधे लोगों को ये न पता हो, वैसे मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल करके देखा है। डाबर हैज़ ए वॉर चेस्ट टू री राइट इट स्क्रिप्ट। अब ये वॉर चेस्ट क्या होता है भाई? क्या चेस्ट पे कोई वॉर लड़ रहा है क्या? नहीं, मतलब हिंदी मीडियम से हूँ तो नहीं पता था। मैंने भी गूगल करके इसका मतलब पता किया है। इसका मतलब है डाबर हैज़ ए सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मनी टू री राइट इट स्क्रिप्ट। मतलब डाबर के पास में, डाबर ऑब्वियसली बिजनेस कर रहा था तो उसके पास में वो टफ टाइम के लिए एक मनी सेव करके रखती है कंपनी। ठीक है, जो उनकी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर टफ सिचुएशन में काम आती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जो मनी बचा के रखी थी उसको हम लोग बोलते हैं वॉर चेस्ट। ठीक है, वॉर चेस्ट से वो क्या कर रहा है? री राइट कर रहा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब बिजनेस मॉडल। ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब बिजनेस मॉडल। ओके, ये आज मेल आया। इसमें ये लोग डाबर की कहानी बता रहे हैं स्टार्टिंग से कि डाबर ने ऐसे क्या क्या चेंजेस करने वाला है डाबर अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में। तो इसमें स्टार्टिंग में बताता है कि डाबर एक बहुत ही ओल्ड कंपनी है। ठीक है, जो कि जनरेशन एक्स में बहुत ही अच्छा बूमर्स लाया था। अब ये जो है जेन जेड को, जो जेन जेड मतलब 2012 के बाद जो पैदा हुए हैं, मतलब जो अभी की नई जनरेशन है, जो अभी 24-25 साल की है। तो जेन जेड के लिए ये इतना अच्छा नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रहे। जेन जेड को कोलगेट और बाकी सारी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट में आ रही है, डाबर अभी तक अपना एक अच्छा इंप्रेशन जेन जेड में नहीं क्रिएट कर पाया है। तो उसके लिए डाबर अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज कर रहा है? पुराने लोगों के लिए डाबर बहुत एक अच्छा ब्रांड बन चुका था, लेकिन अभी नए लोगों के लिए नहीं है। तो डाबर का एक वॉर चेस्ट है। वॉर चेस्ट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। वॉर चेस्ट मतलब सिंपली रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट जो कंपनी के पास रखा हुआ है। कंपनी के पास कितना है? 7,000 करोड़ रुपए। ये कंपनी ने अपने टफ टाइम के लिए बचा के रखा था। ठीक है, अब इससे क्या कंपनी कर रही है? न्यू एज स्टार्टअप में एंटर करने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए ये लोग अपना फर्स्ट डिजिटल ब्रांड चूज करने वाले हैं। शायद तक अभी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब कंपनी डायरेक्टली टू कस्टमर्स, D2C जो हम लोग बोलते हैं, D2C पे फोकस करने वाली है। डायरेक्ट टू कस्टमर्स के लिए क्या है? बहुत सारे ऐप्स हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेंड करते हैं। ओके, जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कस्टमर, मतलब जो हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे अमेजन हो गया, ओके, फ्लिपकार्ट हो गया, ये डायरेक्ट टू कस्टमर है। जो कंपनी से निकलता है डायरेक्टली कस्टमर, कंपनी के वेयर हाउस में। कंपनी अमेजन को देती है, अमेजन के पास वेयर हाउस में पड़ा रहता है, फिर डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाता है। इसमें बीच में एजेंट, रिटेलर, ये सब कुछ नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली कस्टमर के पास जाता है। तो इट लुक लाइक कि डाबर रियलाइज कि इन्वेस्टर उसको काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। और पास्ट 5 ईयर से डाबर का जो स्टॉक प्राइस है वो ऐसा नहीं कि घटा है, 40% ही बढ़ा है। लेकिन बाकी के जो इसके कॉम्पिटिटर है FMCG स्टॉक के, उन्होंने 80% का गेन किया है। तो डाबर का सिर्फ 40% गेन हुआ, तो उन्हें लग गया है कि अब एक वार्निंग शॉट देना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम भी पीछे नहीं है, हम भी है रेस में। ठीक है ना, तो हम पे भी दाव लगा सकते हो तुम। तो ये बोल रहे कि डाउन भले ही हो सकते हैं लेकिन आउट नहीं हुए अभी तक। तो डाबर फर्स्ट प्लेस में क्या है ना? एलाइस मीन्स ट्रबल। ठीक है, तो डाबर के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ भाई? तो पहले हम लोग डाबर की कहानी सुन लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि भाई पुराने लोग डाबर में इतना क्यों अच्छा मानते थे और नए लोग क्यों नहीं मान पा रहे हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 140 साल पहले। ठीक है, एक 1884 में डॉक्टर S K बर्मन, ये फाउंडर है इनके, एक कंपनी स्टार्ट की थी आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचने के लिए। और कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में बेचते थे ये, है ना।
तो ये लोग क्या, ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचते थे ये नेचुरल रेमेडीज, मतलब नेचुरल उपचार। किसका? मलेरिया और कोलेरा का। मलेरिया और कोलेरा के नेचुरल उपचार के लिए एक नेचुरल मेडिसिन वगैरह या फिर नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचते थे कोलकाता के अंदर। और इनका ये आइडिया लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो कोलकाता में इनकी सेल बहुत अच्छी हुई। जनरेशन टू जनरेशन लोगों ने बहुत ही अप्लोज किया है इस चीज़ को, कि क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, और आयुर्वेदिक के आपको पता ही है कोई साइड इफेक्ट है नहीं, हमेशा अच्छा ही रहता है ना। अगर एक किसी प्रॉपर नॉलेजेबल बंदा आयुर्वेदिक का कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। और ये बात डॉक्टर बर्मन साहब को बहुत ही जल्दी फील हो गई थी कि भाई इनका कोलकाता में बिजनेस चल चुका है, अब इनको करना था एक्सपेंड। तो इन्होंने क्या किया, मेडिसिन को मेल के थ्रू लोगों को भेजना स्टार्ट किया कि आप हमें मेल कर दो, आप अपना ऑर्डर हमें मेल कर दो, हम आपको आपके स्मॉलर टाउन और छोटे छोटे गाँवों के अंदर, है ना, मेडिसिन, मतलब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब इन्होंने बेसिकली टूथपेस्ट, च्यवनप्राश, इस टाइप के आइटम्स आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो है वो बेचना स्टार्ट कर दिया था। और आपको तो पता ही है, गाँव में, शहरों में लोग बाग भले ही आयुर्वेदा को लेके उतना अवेयर हो ना हो, लेकिन गाँव में आयुर्वेदिक को लेके बहुत ही एक अच्छा सेंटिमेंट है। लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन को आज भी बहुत अच्छा मानते हैं। बंदा सर दर्द की गोली नहीं लेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इससे सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो गांव में अभी भी वो ये प्रचलन है कि वो लोग आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं। पेट दर्द हो रहा है, अजवाइन ले लो, ठीक है। आजकल की तरह नहीं कि हाँ इनो चल रहा है, इन दवाइयाँ चल रही है, अभी भी गाँव में आयुर्वेदिक का ज़्यादा क्रेज़ है। तो इस तरीके से इन्होंने एक प्योरीवेयर ऑफ आयुर्वेदिक रेमेडीज, मतलब आयुर्वेदिक से दवाई, आयुर्वेदिक रेमेडीज के तौर पे अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी कि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होगी। रेमेडीज मीन्स ये आपकी WBC को इंक्रीज करेगा। तो एक हमारी कंपनी है MK रिसर्च, इन्होंने ही ये पूरी रिपोर्ट निकाली है कि डाबर की क्या ग्रोथ है, कैसे क्या है। डाबर हैज़ ए 53% कैटेगरी शेयर इन आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट। देख लो इनका जो मेन है 50% ऑफ द मार्केट शेयर तो इसी से आ रहा है, आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट से। लाइक हेयर ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सप्लीमेंट्स हो गए। और आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी कौन से, आयुर्वेदिक रिलेटेड। 45% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम फ्रॉम द रूरल सेगमेंट्स। तो अभी भी ये शहरों में उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा, रूरल सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हियर द थिंग इज कि इनकी लीगेसी जो है उसमें एक बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक करके है। भाई गांव में फेमस है ही, 53% शेयर आयुर्वेदिक का ले ही रखा है, तो क्या दिक्कत है। अब दिक्कत है यंग जनरेशन का। यंग जनरेशन आयुर्वेदिक पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट है नहीं। इनको कौन समझाए कि आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुम्हें ये यूज़ करना चाहिए। उनको चाहिए फैंसी सेगमेंट्स, अच्छा, जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, मैक्स फ्रेश हो गया, अरे भाई साहब एकदम बिल्कुल किया, एकदम बिल्कुल फ्रेशनेस, ऐसे लड़कियां मरी जा रही है आपको किस करने के लिए, ठीक है। तो जेन जेड बिल्कुल उस टाइप की सिचुएशन का है। उनको चाहिए एक प्रीमियमनेस, मतलब टूथपेस्ट भी ले रहे हो तो प्रीमियम वाला एकदम, कि अरे बस तुरंत करती फ्रेशनेस, आज के आज आज किया और अभी तुरंत रिजल्ट दिखेगा। आयुर्वेदिक में क्या, रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। तो इन्होंने क्या है, जो इनकी सेल्स है, रूरल सेगमेंट्स में ही ये लोग मेनली काम कर रहे हैं, और इनकी सेल्स भी जो है वो सालाना सिर्फ 8% से ग्रो हो रही है, और वो भी पिछले 5 सालों से। मतलब सेल में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो पहले तो क्या था, डाबर एक क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन में था, इस वाले ठीक है 8% से इंक्रीज हो ही रहा है ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया है कि नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है ना। लेकिन इनके में क्या है, जो पैसा बच रहा था इनका, मतलब ऑब्वियसली ये जो पैसा कमा रहे हैं उसको ये कहीं और पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। मतलब ना ज़्यादा मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे, ना और रिसर्च एंड इनोवेशन में, ना कुछ एक्वायर कर रहे थे। तो इनके पास में क्या था, वो पैसा जा रहा था अदर इनकम से। और इनकी अदर इनकम से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 20% के समथिंग है। मतलब मान लो अगर ये लोग 100 रुपये कमा रहे हैं, है ना, तो 100 में से 20 रुपये तो इनके अदर इनकम से आ रहे हैं। ये अदर इनकम क्या है, अदर इनकम, ओके। ये अदर इनकम क्या है, जो इनके रिवर्स एंड सरप्लस है ना, इन्होंने कहीं बैंक वैंक में इन्वेस्ट कर दिया होगा, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो वहां से इनका ये जो 20 रुपए है, जो इन्होंने मार्केटिंग वगैरह में कहीं पे भी खर्चा नहीं किया,
वहाँ से इनके पास में इंटरेस्ट आ रहा था 20% इनके रेवेन्यू का। काफ़ी अच्छा है, इनकी स्ट्रेटजी भी ठीक है कि चलो फालतू का खर्चा क्यों करना है। लेकिन जब इनको पता चला कि ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, मतलब ठीक है 20% आ रहा है, लेकिन अगर इस 20% को भी ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो फिर इनका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसके लिए अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का डिसाइड किया है। जो ये पैसा ये लोग पहले बैंक या फिर म्यूचुअल फंड में रखते थे, अब वो इसको मार्केट में डालेंगे और इससे एडवर्टीजमेंट, नए प्रोडक्ट्स, नए एक्विजिशन करने के प्लान कर रहे हैं। अब जो ये 20% था ना इनका, जो अदर इनकम में आ रहा था, इनके कॉम्पिटिटर है जैसे आईटीसी 10% था उनका, एचयूएल 5%, मेरिको 8%, इमामी 4.5%। मतलब ये ब्रांड्स क्या कर रहे थे, ये पूरा पैसा अपना जो है ना अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए लगा रहे थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन कर रहे थे, अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे। लेकिन डाबर के पास क्या है, डाबर अपना पैसा बचा के रख रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये मार्केट में उतरने वाला है। ओके, ये डाबर का दिखा रहा है, ये हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार का। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है इसमें, ये दिखा रहा है हमारा परसेंटेज की जो इनकी अदर इनकम वाली कैटेगरी है। ओके, इनकम दैट डजेंट कम फ्रॉम द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही रही है, मतलब 20% के समथिंग तो रहा ही है। ओके, तो डाबर जो है ना हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% के आसपास कमा रहा था। अब डाबर के पास में वॉर चेस्ट, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, बढ़ते बढ़ते 7,000 करोड़ पहुंच गया है। अब जब आप सोच के देखो, जब ये डाबर 7,000 करोड़ मार्केट में लाएगा, उनको अपनी ब्रांडिंग, नए प्रोडक्ट्स के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो क्या लगता है आपको, उनकी सेल्स इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? ठीक है, वो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे D2C, मतलब जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल कर रहे थे, है ना, जिसमें अब आईटीसी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, तो इसमें इनकी बस छूट गई है। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। देखो इसमें क्या है, डाबर इनसे बहुत सी ज़्यादा स्मॉलर कंपनीज को एक्विजिशन करने वाला है, ठीक है। D2C ब्रांड के लिए लॉयल फैन बेस बनाने वाला है, जेन जेड के लिए अच्छे ऑफर्स लाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि नाउ सम माइट से दैट डाबर मिस द D2C बस। डाबर ने D2C बस मिस कर दी, मतलब डाबर D2C के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हालांकि आईटीसी ने योगा बार को बाई कर लिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने सोलफुल को बाई कर लिया, मेरिको ने बियर्डो में स्टेक बाई कर रखे हैं। ओके, तो ये कंपनीज ऑलरेडी अपना एक दबदबा बना के रखी हुई है मार्केट में। तो अब इतना लेट अगर डाबर आएगा तो वो क्या कर पाएगा? तो इसका आंसर इन्होंने लास्ट में दिया है कि डाबर ने क्या किया, बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटेजी देखी कि हाँ ठीक है, तुम लगा रहे हो, लगा लो लगा लो, अभी तो वैसे भी मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है, लगा लो पैसा। अभी 1 साल से क्या हुआ है, जो D2C मार्केट है ना, वो ड्राइड अप है, मतलब उसमें कोई भी पैसा लगा नहीं रहा है। स्टार्टिंग में लास्ट ईयर उन्होंने बहुत पैसा लगाया, जब पैसा खत्म हो गया उतना ज़्यादा सेल्स आया नहीं। तो इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में D2C मार्केट में 82% फॉल्स इन फंडिंग है, फंडिंग आ ही नहीं रही है D2C के अंदर। तो अब जो पैसा उन्होंने लास्ट ईयर लगाया था, आईटीसी ने, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने, मेरिको ने, वो पैसा, मतलब उनकी जो डिमांड है वो कम है, मतलब D2C के अंदर फंडिंग्स की कमी है ना, तो जो बर्निंग ए लॉट ऑफ कैश है, मतलब इन्होंने जो पैसा बिल्कुल बहा दिया था, अब वो क्या कर सकते हैं, चॉपिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत कम पैसा लगा के अच्छे डील्स क्रैक कर सकते हैं। लोअर वैल्यूएशन में अब वो अच्छे डील्स क्रैक कर सकते हैं D2C ब्रांड्स में। ओके, तो यही है हमारा D2C के अंदर डाबर को क्या करना है, जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन जाइंट तो ऑलरेडी है ना, इसके पास में एक बहुत बड़ा ऑफलाइन चैनल है। अब अगर ये D2C ब्रांड्स को एक्वायर कर ले, तो ये ऑलरेडी एक अपना जो लार्ज फैन बेस है इनका, उनको एक लॉयल फैन बेस में कन्वर्ट कर सकता है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू जो जेन जेड है, ठीक है, उनमें बेच सकता है। तो जेन जेड को क्या चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, ब्रांड इमेज होनी चाहिए। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए और डिजिटली इन नेचर होना चाहिए कि हाँ भाई, उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि जा जाके देखे,
है ना, किसी शॉप या मॉल में गए, वहाँ जाके पसंद करके नहीं हमें डाबर का प्रोडक्ट चाहिए, वहाँ पे जाएंगे तो उनको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आप अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करो, आप अच्छा अपना प्रोडक्ट पैकेजिंग रखो, वो लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू ही आपका परचेज इतना, आपका ऑर्डर इतना परचेस करेंगे ना कि आपका काम हो जाएगा रेवेन्यू के लिए। ओके, तो डाबर बोल रहा है 9% ऑफ इट्स बिजनेस फ्रॉम ई कॉमर्स, और ये इनका 9% बिजनेस जो है ई कॉमर्स आ रहा था, और ये बोल रहे थे कि हम लोग ऑलरेडी बेस्ट है इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसा नहीं है। आईटीसी जो है वो ई कॉमर्स से 10% अर्न कर रहा है, मेरी को 11% ऑफ इट्स रेवेन्यू ई कॉमर्स अर्न कर रहा है। तो डाबर को भी ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ई कॉमर्स से अपना रेवेन्यू जो है डाबर इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन में इन लोगों का इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक अच्छी ब्रांड इमेज ला रहे हो तो उससे आपकी रूरल पॉपुलेशन पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो जेन जेड है, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब एक मैटर है प्रीमियमाइजेशन का। ये क्या होता है कि भाई अपने एक जो प्रोडक्ट है उसको प्रीमियम क्वालिटी का शो करो, ठीक है, कि ये ऐसा कोई नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं है जो हर कोई बाई कर सकता है। इसमें ऐसे मटेरियल्स है, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है विच इज़ प्रीमियम। ओके, whenever you use that product you will feel कि you have a quality of products, means you have to work on the quality of that product. It's not like कि you made a cheaper product and it will be sold easily, no. तो अब डाबर अपने प्रीमियमाइजेशन पे ध्यान दे रहा है। इट हिट्स है 52% एंड 52%। मतलब देखो डाबर क्या है, जो अपना जैसे मान लो रेवेन्यू कमा रहा है आर, ठीक है, तो आर का 52% ये लोग अपने प्रॉफिट में रखते थे। ये इनका क्या है, ग्रॉस मार्जिन है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस मार्जिन, कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये का एक प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, ठीक है, 100 रुपये मतलब 100 रुपये का एक प्रोडक्ट बेच रहे हो रेवेन्यू में, तो 52 रुपीज़ जो है आपका मार्जिन है, मतलब ये आपका प्रॉफिट है, मतलब बाकी और काम के लिए। यहाँ पे 48 रुपये तो आपका खर्चा हो गया, ये तो कॉस्ट है आपकी। ओके, ये तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 48 रुपीज़। तो 52 ही आपके पास बच रहे हैं जिससे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। मतलब आपके मशीनरी है, आपके लेबर है, वो सब खर्चा जो हो रहा है वो सिर्फ 52 है 100 में से। तो डाबर का जो ग्रॉस मार्जिन था वो 52% था, मतलब 100 रुपये का एक प्रोडक्ट बेच रही तो वो 52 बचाती थी ताकि मशीनरी, लेबर वगैरह सबको पे कर सके। 48 रुपये तो उनका वो प्रोडक्ट बनाने में चले जाते थे। तो डाबर ने एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी देखी है। फाइनेंशियल 23 में इट वॉज जस्ट 45%, मतलब जो 48 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा था उनका, अब वो कॉस्ट, क्योंकि भाई 5 साल के अंदर ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ के ये जो 48 रुपये का जो कॉस्ट था वो अब बढ़ के 55 रुपये हो गया है। ओके, तो अगर ये 55 रुपये हो गया है तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 52 था वो कम होके कितना हो जाएगा, ये कम होके हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 45 रुपये। ओके, अब हमारे अगर ग्रॉस मार्जिन कम हो गया तो ऑब्वियसली मतलब हमारी इनकम कम हो गई। ओके, हमारी इनकम कम हो गई तो हमें एक्सपेंस भी कम करना पड़ेगा ताकि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रख सकें। तो जो डाबर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करने के लिए जो अपने एक्सपेंस कम किए थे वो इन्होंने कम किए थे एडवर्टाइजमेंट पे, है ना। डाबर ने अपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करी थी। डाबर के अपने ग्रॉस मार्जिन कम हो गए तो डाबर ने अपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करी, क्योंकि इनके रूरल सेगमेंट्स में, अगर रूरल सेगमेंट्स में लोग प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो बेचारे गरीब लोग खरीदेंगे कैसे। मतलब रूरल पॉपुलेशन में तो उतने ज़्यादा अमीर लोग होते नहीं है, जो एक कॉमन मिडिल क्लास पर्सन है वो कैसे खरीदेगा इनके प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने अपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करी, बल्कि इन्होंने कंपनी के जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है उन पे कम कर दिया। ओके, तो ये देख रहे हो कि गवर्नमेंट का ये ग्रॉस मार्जिन है इनका, ये बड़ा वाला जो है, तो इनके ग्रॉस मार्जिन जो यहाँ पे 52% थे, ये डिप होके यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये 50% के समथिंग चला गया था। जो इनका इबिटा मार्जिन है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब कुछ भी टैक्स वैक्स हमने कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना,
सिंपली हमने अपना खर्चा निकाला है, तो उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है वो इनका कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ही है ना। हालांकि इनके प्रॉफिट मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन तब भी इन्होंने मेंटेन किया है। और ये कैसे किया है? कटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग मार्जिन इंटरेक्ट। ये किस में? एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स में कम किया इन्होंने। एडवर्टाइजिंग में पहले ये जो 14% खर्च करते थे, अब सिर्फ 6%। तो डाबर ने अपना एडवर्टाइजमेंट कम कर दिया। एडवर्टाइजमेंट कम कर देंगे तो जेनजेड को अप्रोच कर पाएंगे क्या? जो आजकल ई कॉमर्स की वेबसाइट चल रही है वो चल ही एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे रही है। तो अब ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक ओडोमॉस का एग्जांपल लिया है। तो ओडोमॉस पहले एक याद है क्रीम का एग्जांपल आता था कि मम्मी अपने बच्चे को क्रीम लगा रही है ओडोमॉस का, मच्छर आसपास नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया? इसको प्रीमियमाइज्ड किया। ओके, तो इसमें इन्होंने इसकी क्वालिटी तो इम्प्रूव करी, प्लस उसको इजी टू यूज़ बना दिया। ठीक है, लाइक स्प्रे के लिए ले आए, रोल ऑन ले आए, है ना, लिक्विड वेपराइज्ड आ गया। तो ऐसे करके हम लोग इसको प्रीमियमाइज्ड कर सकते हैं और हम लोग सेम प्रोडक्ट को ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। और जब ज़्यादा दाम में बेचेंगे तभी तो इनके क्रॉस मार्जिन इम्प्रूव होंगे। तो अभी जो नेक्स्ट 5 ईयर से है कि पर्सनल हेल्थ केयर एंड बिजनेस बाई 14% एनुअली। तो जो इनके टारगेट है, जो इनकी ग्रोथ थी, 5 साल से कंटिन्यूसली 8% ग्रो कर रहे थे ये लोग। याद है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि ये लोग पिछले 8 साल से सिर्फ 8% से ग्रो कर रहे हैं। कि हम लोगों ने बताया था, ये रहा, ग्रोथ इस जस्ट सेल में सिर्फ 8% की एनुअली ग्रोथ थी। अब इनके टारगेट्स है कि इनको जो अपना रिवर्स एंड सरप्लस अमाउंट है ये मार्केट में डाल के नए प्रोडक्ट्स भी लाने हैं प्रीमाइज कंटेंट के साथ में, और पुराने वालों को भी बेहतर बनाना है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो इनकी जो टारगेट है वो 14% सेल्स ग्रोथ अचीव करना है। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी नहीं रहेगा क्योंकि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी ऑलरेडी D2C मार्केट में ही काम कर रहे हैं और ये अब इतना लेट एंटर कर रहा है। तो इनको क्या उतने प्रीमियम डील मिल पाएंगे? ओके, ये मैं सब आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन एटलीस्ट कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा है। तो क्या डाबर का शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो अब हम बात करते हैं डाबर का। तो ये डाबर का मैं आपको 5 साल का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। 5 साल में कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है कंपनी की। इवन 2000 जैसे हम लोग 22 से देखें तो 22 में काफ़ी गिरा था मार्केट, उसके बाद से 500 से 533 के कुछ ज़्यादा वही 7-8% की ग्रोथ है ना। 10% भी नहीं दे रहा है। अभी यही टाइम है इस शेयर को परचेस करने का अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप 5 साल के लिए जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है डाबर में इन्वेस्ट करने का। ओके, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर लो। ओके, हो सकता है ये 533 से गिर के 500 भी पहुँच जाए, है ना, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए 500 से कम गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, क्योंकि FMCG स्टॉक में ये ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रहा है। इसने अपनी वॉल्यूम मेंटेन करके रखा है, EBITDA मेंटेन करके रखा है। ओके, तो ये 533 से 500 तक जा सकता है लोअर में, लेकिन अपर साइड में कुछ नहीं है। अपर साइड में कोई लिमिट है ही नहीं इसकी अभी तक, क्योंकि कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। अगर ये स्ट्रेटेजी काम कर गई तो ये शेयर आराम से 600 से ऊपर जा सकता है विद इन 1 ईयर। ओके, सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हालांकि ये स्टोरी मेरी पूरी बिल्कुल मेरी नहीं है, ये सब स्टोरी पूरी ज़ीरोदा ने लिखी है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये स्टोरी और आपको अगर ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।